हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा चुका हूं, अब कुछ नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, चलो ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये लिखा है बेटा, एक कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर at 100 degrees Celsius when it is converted into steam at the same temperature and 1 atm at 1 atm. The density of water and steam are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. The latent heat of vaporization of water 2.25 into 10 to the power 6 joule per kg. तो पहली बात तो यह है कि हमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप क्वेश्चन ध्यान से प्लीज सुनिए, ध्यान से बोलो। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस at 100 degree Celsius when it is converted into steam at the same temperature and at 1 atm. Full stop. The density of water and steam are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. The latent heat of vaporization of water 2.25 into 10 to the power 6 joule per kg. तो पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, पहले समझिए। हुआ ये कि आप बात को समझिएगा, आप ये समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, उसके अंदर जो है आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है, समझिए बात को। एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, ओके। बात समझ में आ रही? कितना? एक वाटर भरा हुआ है। हमने क्या किया, ये जो वाटर है इस समय वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस समय क्या है, वाटर है। इस समय इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मैं इसको इनिशियल वॉल्यूम बोल रहा हूँ। फिर आप नोटिस करिएगा, ये पूरा वाटर जो है आपका क्या हो गया, ये पूरा वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो इसको Q की आवश्यकता पड़ती है वो Q होता है ml, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L है आपका। एग्री? यानी सीधी सी बात यह है कि अगर हम इसको इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो आपका वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के क्या हो जाएगा, स्टीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले। आप नोटिस करिए जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, 100 पर ही जा रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई पहले? क्लियर है? अब देखिए जो जो दिया हुआ है हम उसकी बात कर लें। उसने हमको क्या क्या देके रखा हुआ है, वाटर का जो अमाउंट है वो हमको दिया है 1 kg। प्रेशर जो देके रखा हुआ है, प्रेशर वो दिया है 1 atm, उसको हम 10⁵ कर लेंगे, चला जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डेंसिटी ऑफ वाटर, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो दिया भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ स्टीम वो 0.6 ही है, हाँ 0.6 kg पर मीटर क्यूब दिया है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ध्यान रखिएगा, यानी L दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो दिया है आपका कितना, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर kg। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूंगा। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एंड एट 1 atm. The density of water and the steam are 100 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. The latent heat of vaporization of water आपका दिया हुआ है 2.25 × 10⁶ जूल, ठीक है, पर kg। बोलो क्लियर है क्या है यहाँ पर?
अब कहानी को आप समझिएगा, ठीक बेटा। यहां पर ये वाटर का वॉल्यूम है और जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो उसको मैं फाइनल वॉल्यूम मान के चल रहा हूं। दोनों केसेस के अंदर जो प्रेशर है वो 1 atm का ही प्रेशर लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं वर्क निकालने की बात करूं तो क्या मानते हैं, अगर वर्क निकालने की बात करूं इनिशियल टू फाइनल जाने में, तो आप मानते हैं कि P डेल्टा V होगा। एग्री? वेरी गुड। यहां पर देखा जाए तो जो P है और डेल्टा V फाइनल माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, V इनिशियल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इनिशियल टू फाइनल निकालते हैं यानी वर्क डन निकालते हैं, P तो 1 atm आएगा। 1 atm मतलब कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहां तक सवाल है V फाइनल का, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो V फाइनल किसका है, स्टीम का है, तो मास के नाम पर क्या आएगा 1 kg, ठीक है, क्योंकि भाई स्टीम वाटर स्टीम में कर दो तो मास तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी के नाम पे आ जाएगा 0.6 और ये क्या है kg पर मीटर क्यूब। माइनस ऑफ अगर हम बात करें फाइनल माइनस इनिशियल मास, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा आपका 1 kg ही होगा, मगर यहाँ पर आएगा आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगा, यानी इतने का वर्क होगा। ठीक, ये आपका 10 टू द पावर 5 kg से kg आपका कैंसिल होगा, मीटर के ऊपर जाएगा, यहाँ मीटर के ऊपर जाएगा, मीटर क्यूब कॉमन लीजिए, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल में आंसर यहाँ पड़ रहा होगा 10 टू द पावर 5। और यहाँ पे आपका इसको क्या लिख सकते हैं आप देखें तो 10/6 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 1/000 3 जीरो। क्लियर है क्या? और ये पूरा किस में चल रहा होगा, आपका जूल में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर? अब बताओ क्या होगा, ये सॉल्व कर लेंगे। बड़े बात समझिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अपन ने। इतने का क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। आपने कितना हीट दिया होगा उसको, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना दिया था ml, ये है आपका 1 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका दिया है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर kg, तो L लग दिया, यानी इतना क्या किया उसको हमने हीट दिया, जिससे क्या हुआ वाटर किस में स्टीम कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आया, अगर आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगा लें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू और ये वर्क डन। वो डेल्टा यू पूछ रहा है कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, तो वो जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल। डेल्टा क्यू की वैल्यू ये रही, डब्ल्यू इनिशियल टू फाइनल ये रही, रख दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाए। कैलकुलेशन आपके लिए, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता जाऊँगा। ये जो आंसर सॉल्व करने पर आना चाहिए वो आना चाहिए 2.08 10 पावर 6, सॉल्व करने पर 2.08 इंटू 10 टू द पावर 6 आपका ये आना चाहिए जूल। क्लियर है क्या? एक सेकेंड, एक मिनट भाई, ढक्कन गिर गया था। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लिए, यानी वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो पूछते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, वो आपको क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन आपके लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन और आया, ध्यान दीजिएगा, बोलो सुनिए। लिखा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाई, करें जो इंटरनल एनर्जी है वो एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको दे रहा हूं, U इक्वल टू 1.5 PV के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। करें इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है जो इसकी इनिशियल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है और जो इसकी फाइनल वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और कितने का है, 1 atm का है। 10 टू द पावर 5 क्या है, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, कैलकुलेट द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। द इंटरनल एनर्जी
द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाई यू, यू जो है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1.5 PV फुल स्टॉप, इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब टू 200 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल यानी 1 ATM दिया हुआ है। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला काम है क्वेश्चन में, वो देखिएगा। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। ये जो U दिया है, अक्का लगाइए पहले, 1.5 PV दिया है और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है। मुझे एक बात बताइए सोचकर, ठीक है, अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या सुनना, अगर मैं ठीक है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू V कर देता हूँ तो मैं लिखूँगा du/dV और ये 1.5 P, V का 1 हो जाएगा, यानी du = 1.5 P dV। बोलो क्लियर है क्या? और यदि देखा जाए, तो बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी, du का u बनेगा और ये इनिशियल और ये फाइनल, और ये 1.5 P dV का v बनेगा और ये इनिशियल और ये फाइनल। ये क्या जाएगा, ये u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये 1.5 P, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज योर 1.5 P, और ये चेंज इन वॉल्यूम ऐसा। एग्री? ठीक, एग्री है? ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जब P कांस्टेंट होता है तो P × ΔV होता है। अगर सिस्टम को आप हीट दे ही रहे हैं तो ऐसे लिखिए या ΔQ करके लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये आपसे वो पूछ रहे हैं कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया। ΔU चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आपका हो जाएगा 1.5 P ΔV बेटा, और ये होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 2.5 P ΔV हो जाएगा। 2.5 P जो है आपका दिया था 1 ATM 10⁵ N/m²। V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये है आपका 200 माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है, उसको क्या करेंगे 10⁻⁻² की पावर 3, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में हो जाएगा। ये आपका आएगा 2.5 10⁵ और ये हो जाएगा 100 और ये 10⁻⁻6, ठीक है। अब ये जूल में आंसर आ रहा है आपका। यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो गया 5 6 7, ये बचेगा 25 ये आ जाएगा, जूल आ जाएगा आपका। तो ये जो है आपका इतना क्या करना पड़ेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्यान से करिएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज 1.5 nRT। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज 1.5 nRT। ध्यान दीजिएगा, अगर वो नहीं भी देते ना 1.5 nRT तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको मालूम चाहिए जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो FnRT/2, मोनो एटॉमिक के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है वो 3 होता है, तो U आपका हो जाता 3/2 nRT, तो ऑटोमेटिक ही आता 1.5 nRT। नहीं भी था तो हमारा काम हो जाता। आगे कहानी ये है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल दिया है, ध्यान रखिएगा n जो है आपका 1 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहानी सुनते रहिएगा। कह रहा है 1 मोल ऑफ हीलियम इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.5 मैं समझाऊँ क्वेश्चन अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। द सिलेंडर इज क्लोज्ड बाई अ लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फुल स्टॉप है। द गैस इज हीटेड स्लोअली, कभी स्लोअली बोला जाए तो मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, स्लोअली, ठीक है, नहीं यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं। द गैस इज हीटेड स्लोअली इन द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ टोटल
ऑफ 42 जूल हीट इज गिवन टू द गैस, यानी गैस को कितनी हीट देनी पड़ी, ठीक है, बाद में बोल दिया है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है 42 जूल, 4 पॉइंट नहीं है, 42 जूल हीट दिया। कह रहे हीट इज गिवन टू द गैस इफ द टेम्परेचर राइजेस थ्रू 2 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm। क्लियर है क्या? ठीक है, 8.5। चलो अब समझो बात को। पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले उसको मीनिंग समझिए। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स पूछ रहा था क्या? हाँ, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है। देखिए यहां पर ये सपोज करिए कि यह एक क्या है, चलिए इसको सिलेंड्रिकल ले लेता है समझाने के हिसाब से। ये ऐसा है, यहां पर ऐसा, ठीक, ये इसके ऊपर जो है एक पिस्टन लगा दिया उन्होंने, ऐसे पिस्टन लगा दिया, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस भरी हुई है, ठीक है। अब कहानी सुनते रहिएगा बस। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इसका बोले या पिस्टन का बोले, उन्होंने बोल के रखा है कि भाई साहब वो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप चाहें तो 8.5 इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। वो कह रहे हैं कि मैंने इसको हीट दिया, कितने का? मैंने इसको हीट दिया आपका 42 जूल का हीट दिया। कर जब मैंने इसको 42 जूल का हीट दिया तो ये हुआ क्या कि जो पिस्टन है ये स्लोली जो है धीरे धीरे क्या हो गया, मूव करके वो यहाँ पे पहुँच गया। यानी वो जो है आपका एक्स कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। क्लियर? और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है 1 मोल है, याद रखना, और वो मोनो एटॉमिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा उसका? 3 होगा। क्लियर है क्या? चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, जब मैंने हीट नहीं दिया था तो गैस इसमें भरी हुई थी, जब हीट दिया तो अब गैस यहां पे आ गई। यानी कहने मतलब ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हुआ और ये इसका फाइनल वॉल्यूम हुआ, ठीक। चलो ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी देखा जाए यहां भी एटमॉस्फेरिक है, तो इस प्रोसेस में पी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। यहां पर नोटिस करो तो अगर वर्क डन आप निकालते हैं इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए तो कितना होगा? आई थिंक ये होगा P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल P, ये V फाइनल माइनस V इनिशियल, या ऐसा कहें, उतना आवश्यकता ही लिखने की नहीं है, P डेल्टा V जो है ये वाला होगा, क्योंकि पहले ये वाला वॉल्यूम था, बाद में ये वाला वॉल्यूम हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो एक प्रकार से चेंज इन वॉल्यूम कहलाएगा, जो कि होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स। ये आपका आ गया, ये आपका वर्क डन हुआ। कितनी हीट दी है वो आपको मालूम है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जब हीट दिया तो कह रहे हैं जिसका टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू इनिशियल टू फाइनल। डेल्टा क्यू दिया हुआ है, ये दिया है 42 जूल। जो डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 3/2 nRT, 3/2 nRT के नाम पर डेल्टा यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी प्लस ऑफ ये आ जाएगा PAX। सॉल्व करने की हैबिट डाली धीरे करके। यहाँ पर ये 42 है, ये 3/2, नंबर ऑफ मोल्स इतना है 1 है, ये 25/3 हो गया, जूल में रहेगा। डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर चेंज को केल्विन चेंज करने, मतलब चेंज क्या दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, इससे केल्विन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, बता चुका हूँ पहले भी। P जो है आपका 10⁵ है, A जो है आपको दिया है, A कितना दिया है? A है 8.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर? चाहे तो उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा
ये आपका होगा 42 माइनस ऑफ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 25 इक्वल टू क्या है 10⁵ 10 ये देखिए 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल कितना बचेगा, यह 85 इंटू एक्स बचेगा। ये 25 5 हो गया 30 17 बच रहा है, 17 अपॉन क्या हो गया 85, ये एक्स आएगा। सही है, कोई गलती तो नहीं है ना, सही है। अब बताइए ये आ गया आपका 5, तो x इक्वल टू 1/5 मीटर आ जाएगा। आप चाहें तो 100/5 लिख दें तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहले पड़ गई बात, यानी एक सिस्टम था उसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद वो क्या हो गया एक्सपेंड हो गया। ओके, क्या हो गया एक्सपेंड हो गया। तो पूछ रहे कितना एक्सपेंड होगा, बाकी सब दिया है, मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। कितना हीट दिया था 42 हीट दिया था, तो जब ये यहाँ से यहाँ गया, जब हीट दिया था तो 2 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज कर गया, यानी वो डेल्टा टी दिया हुआ था। सिंपल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ क्या लगा दिया है थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया है। तो प्लीज़ कॉपी करिए, प्लीज़ कॉपी करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, बोलो, ध्यान सुनिएगा, बोले, चलो सुनो। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। पहले मैं बना दूं आपको डायग्राम, जो उन्होंने साइकिल बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। क्या ये पीवी ग्राफ है? यस, पीवी ग्राफ ही है। ये पी है, ये वी है, ये है, ये है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ झोल लेकर चल रहा है, ध्यान दीजिए। ये ऐसे, यह ए है, यह बी है, यह सी है। पहले ए से बी, बी से सी, सी से ए, ऐसे बनाया हुआ है। अब सुनो क्वेश्चंस, नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है। यह ए है, यह बी है, ये सी। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इन गिवन फिगर। इट एब्जॉर्ब्स 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी। 50 जूल, ये जब ए से बी जाते हैं तो 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे लिखा करिए, एब्जॉर्ब करे तो, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू हो गया 50 जूल। आगे ये कह रहे हैं कि नो हीट ड्यूरिंग बीसी, ठीक है, नो हीट ड्यूरिंग बीसी, बीसी में कोई हीट का लफड़ा नहीं आ रहा। तो आगे कह रहे हैं एंड नो हीट ड्यूरिंग बीसी एंड रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी ए। सी से ए हीट को रिजेक्ट करता है सी से ए जाने पर, तो बाहर ऐसे करा करें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 70 जूल, लेकिन हीट रिजेक्ट हो रहा है तो क्या लगाया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा। ओके, अब आगे सुनिएगा। 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बी सी, बी से लेकर सी तक। जब हम बी से लेकर सी तक आते हैं तो कह रहे हैं कि हमने 40 जूल का क्या किया, वर्क किया। किसने, गैस ने, सिस्टम ने किया है। नहीं देखिए, 40 जूल ऑफ हीट इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस, ऑन द गैस अगर बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। हो गया, यस। अब सुनिएगा, कह रहे हैं फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट बी एंड सी इफ इट इज 1500 जूल एट ए। कह रहे हैं यू ए आपको दिया है 1500 जूल, तो आपसे कह रहे हैं कि आप यू बी कैलकुलेट करो और यू सी कैलकुलेट करो। ये दोनों क्वेश्चन मार्क में है। और क्या दिया है, और कुछ पूछ रहे हैं क्या, कहाँ गए भैया,
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट सी ए, और ये पूछ रहे हैं कि सी से ए आने पर आपने कुल कितने का वर्क किया। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, क्या बोला था, एक जगह बोला था ना उसने, क्या चीज़, नो हीट ड्यूरिंग बी से लेकर सी तक वाले केस में याद रखना डेल्टा क्यू जो है आपका 0 दिया है। अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCA in the given figure. It absorbs 50 joule of heat during the part AB, no heat during BC में जब जाते हैं तो कोई हीट वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह नहीं करता, एंड रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग CA। फिर कह रहे हैं कि 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। पहला कह रहे हैं फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट B एंड C इफ इट इज 1500 जूल एट A। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस CA। अब थोड़ी सी अपने दिमाग का यूज़ करना चालू कर दीजिएगा। देखिए पहली बात ये है उसने कहाँ का दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ का, ये देखिए ये। अब चलिए कहानी पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइएगा सोचकर कि अगर मैं ये कहूँ कि A से लेकर B तक का वर्क कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 होगा। कारण ये है कि A से लेकर B जाने पर अगर देखें तो A से लेकर B तक ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है 0, ठीक। और आपको B से लेकर C दिया है, हाँ। अब जो कहानी पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर मैं A से लेकर B तक अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं तो डेल्टा Q, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखा करूंगा, वो समझ में अच्छे से आता है। फिर Q A से B, ये हो गया U A से B प्लस ऑफ W A टू B। A से B जाने पर हमने सिस्टम को हीट दिया है, यानी 50 जूल आपने हीट दिया है। A से B मतलब ये हो जाएगा UB माइनस UA, फाइनल माइनस इनिशियल। A से B जाने पर जो वर्क है वो 0 होगा क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। यहाँ पर ये हुआ 50, UB नहीं मालूम बट UA मालूम है, तो UB निकालना भी तो है। ये आ गया आपका 1500, एग्री। यहाँ पर अगर देखें तो UB ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1500 और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 50, तो UB मुझे लग रहा है कि 1550 आ जाएगा। ये जो है आपका जूल आ जाएगा, ओके। और C से लेकर A तक, C से लेकर A तक का हमको हीट मालूम है, कुछ और भी दिया है क्या, C का हीट मालूम है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। एक सेकेंड 1500 UBC दिया है ना, UBC दिया है, वो देखिए पहले। देखिए अगर हम बात करें UBC हमको मालूम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। UBC ये बताइए, UBC नहीं WBC मालूम है ना, WBC मालूम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन लगाते हैं तो क्या मिलेगा वो देखिए। पहले आप लगाइए B से लेकर C तक, तो Q B to C और ये हो जाएगा U B to C और फिर ये W B to C। B से लेकर C जाने पर हमें कोई हीट की देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हीट का डिपार्टमेंट में 0 लिखिएगा। UB से C जा रहे हैं तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा UC माइनस UB, फाइनल माइनस इनिशियल। WBC दिया है B to C माइनस ऑफ 40, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 40। हमारे पास अभी जो है हमने UB निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो UC इसको दोनों ट्रांसफर कर दीजिए, तो UB प्लस ऑफ 40, तो UC इक्वल टू UB है
1550 और ये हो गया 40, यानी यूसी जो है आपका रहा 1590, ठीक है, जूल। ओके, ये भी आ गया। सी से लेकर ए तक की बात करना चाहता है, सी से लेकर ए तक क्या निकालना है? वर्क। अच्छा एक बात कहिएगा, अगर आप ध्यान से देखें, मुझे लग रहा है निकल जाएगा सी से लेकर, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। एक बात बताइए, ये कह रहे थे पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हमने कितने का हीट दिया? हीट लिया, दिया, करें कितना टोटल? समझिएगा, अगर हम देखें तो हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी गए, फिर हम सी से ए आ गए, वापस ए पे आ गए। तो जब वापस ए ही पे आ गए तो चेंज इन इंटेंसिटी फाइनली कितना हो जाएगा? 0। भाई ए से स्टार्ट हुए थे, ए पे ख़त्म हुए, और डेल्टा यू क्या हो जाता है? FNR/2 डेल्टा टी। तो ये हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ए से स्टार्ट हुए थे, ए पे वापस आ गए, तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। भाई इनिशियल ए पे स्टार्ट हुए, ए पे ख़त्म हुए, तो ठीक है, घूम घाम के वहीं पे आ गया ना साइक्लिक प्रोसेस में। तो इनिशियल भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा। तो टी माइनस टी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो टोटल हीट ये दिया, चेंज एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पूरा वर्क A to B, W B to C और W C to A। बात समझ में आई क्या? भाई साइक्लिक प्रोसेस में ए से स्टार्ट हुए, घूम के वहीं पे आ गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। जितनी हमने हीट दी वो पूरा हीट कहाँ चला जाएगा? वर्क में चला जाएगा। हाँ, तो हमने Q A से B, B से C, C से E क्या क्या हीट दिया, इक्वल टू उसी प्रोसेस में वर्क डन WAB, WBC, WCA। A से B जाने पर 50, ये आपका हो जाएगा 50। B से लेकर C तक कोई हीट नहीं, 0। C से लेकर A तक माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? 70। WAB वर्क डन 0, क्योंकि यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये आया WBC, हमने निकाला था क्या? यस दिया था, WBC माइनस ऑफ 40, तो ये माइनस ऑफ 40। WCA कैलकुलेट करना है, ये देखिए WC से A कैलकुलेट करना है। यहां पर देखा जाए तो WC2A, ये देखिए A कितना हो गया? -20, ये आएगा तो +20 आ जाएगा। तो +20 जूल जो है वर्क डन कौन करेगा? गैस करेगी, नहीं सिस्टम करेगा। देख लीजिए, ये आया है क्या? यस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, 1 सेकेंड थोड़ा रुकेंगे आप। बोलो, चलो। बोले, सुनिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो सुनिए पहले। उन्होंने क्या बोला, सुनते हैं आराम से। उनका कहना ये है कि मैं आपको, ये P है और ये V है, 2 ग्राफ दिया उन्होंने। बोले मैं ये ग्राफ आपको यूं दे रहा हूं और ये ग्राफ यूं दे रहा हूं। यहां पर टेम्परेचर T1 है और ये T2, तो आपको बताइए T1 और T2 में से ज्यादा कौन है? ठीक, अब दिमाग लगाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इक्वल टू nRT। अगर देखा जाए, अगर T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो आप जानते हैं कि PV इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। T कॉन्स्टेंट, N तो कॉन्स्टेंट है ही। यहाँ पर P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आता है। इस केस में आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप PV ग्राफ बनाते हैं तो PV ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है।
एग्री? यानी यहां पर ये अलग, यहां पर क्या है, यहां पर T एक प्रकार से कांस्टेंट हो गया। यानी यहां पर दो प्रोसेस हैं, दोनों आइसोथर्मल है, ये अलग टेम्परेचर पर आइसोथर्मल है, ये अलग टेम्परेचर पर आइसोथर्मल है। एक का नाम T1, एक का नाम T2 है। ठीक, तो पूछ रहे हैं कि T1 T2 ज़्यादा कौन है। ये तो क्लियर हो गया कि दोनों क्या है, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के हैं। ये अलग आइसोथर्मल है, यानी वो T1 पे कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये वाला T2 पे कांस्टेंट टेम्परेचर है। चलिए अक्का लगाते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करें। चलो कंसेप्ट ले लगाइएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था PB इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू V कर दूं तो ये P आएगा dV बाई डी प्लस V, और ये हो जाएगा dP बाई डी एंड दैट इज इक्वल, जो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। ये तो 1 हो गया। P को ट्रांसफर करिए तो V dP बाई डी इक्वल टू माइनस P। अगर आपको बात याद हो तो dP बाई डी इक्वल टू माइनस ऑफ P बाई V। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो, स्लोप ऑफ PV ग्राफ। यस, अगर आप नोटिस करें, इस दोनों क्वेश्चन के अंदर नोटिस करें तो क्या है, स्लोप ज्यादा किसका है, इसका या इसका? क्या आपको क्लियर नहीं है? आप देख लीजिए पहले, क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। देखो तो क्वेश्चन में ऐसे कर दूं, मैं डायग्राम तक, डायग्राम जो दिया है वैसे ही ऐसे दिया उन्होंने। ठीक है, स्लोप ज्यादा किसका है, इसी का एक प्रोसेस और समझिए कैसे करते हैं, वो सुनो पहले इसको आराम से। क्लियर है? अरे भाई, क्या आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर हम बात कर सकते हैं। स्लोप ज्यादा किसका है, इसका या इसका? स्लोप ज्यादा इसका है या इसका है, चेक करिए। अरे ज्यादा कौन झुका हुआ है, सीधे दिख रहा है आपको, ये कम झुका हुआ है, ये ज्यादा झुका हुआ है, तो स्लोप ज्यादा किसका हुआ, इसका स्लोप क्या हुआ, ज्यादा है। ये क्लियर हुआ क्या पहले, फिर मैं आगे कहानी बताता हूं आपको। ये क्लियर हुआ? चेक करिए पहले, इसको कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए पहले, फिर बात करता हूं मैं आपको। एक ग्राफ इसमें और दिया है, ध्यान रखिएगा। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ और। जल्दी करिए। ठीक, देखिए, अगर मैं यहां पर कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा है आपको ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सुनो, समझो बात को। आप ना ऐसे कर लिया करो, ये ऐसे लाइन खींच दिया करो, ऐसे। अपन यहां रखे हैं दो कंसेप्ट बताए, इससे या उससे, दोनों से कर सकते हैं। ऐसे लाइन खींच दिया करो। तो आप ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम V0 है तो यहाँ भी V0, यहाँ V0। बट अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस वाले पे ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और यहाँ पे हो गया P1 इसका, और यहाँ पे हो गया P2। ठीक, ये पक्का है कि इन दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एग्री? ठीक, पकड़िएगा, इससे भी उससे दोनों निकाला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। मेन तो मैं कहूंगा कि आप सेकंड वाले से निकालिए। अभी इनिशियली जो है आप सेकंड वाले पे निकाला करिए मेथड से। देखो क्या बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि PB इक्वल टू nRT, तो फॉर फर्स्ट ग्राफ, तो यहां पर हो गया P1 V0, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्राफ में यहां पर P1 वॉल्यूम V0 ही होगा, और ये जो है आपका nRT1। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे फॉर 2 वाले को देखें, तो 2 वाले को यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बोलो। 2 वाले का यहां पर आ जाएगा P2 और V2, क्योंकि वॉल्यूम तो यहां पर आपका V0 ही होगा, और यहां पर जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा nRT2। दोनों को डिवाइड मार दीजिए, P1 बाई P2। जब डिवाइड मारेंगे इन दोनों को तो V0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा T1 बाई T2। अब बताओ, P2 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है? आप नोटिस करिए कि P1 इज लेस देन P2, P1 कम है, P2 ज़्यादा है।
यानी इसका मतलब ये है कि P1 बाई P2 लेस देन 1, यानी T1 बाई T2, ये P1 बाई P2 लेस देन 1, यानी T1 बाई T2 भी क्या आएगा, लेस देन 1, तो T1 लेस देन क्या आ गया, T2। अब यहां से दिमाग लगाइए स्लोप वाले कंसेप्ट से। स्लोप ज्यादा किसका है, पहले कौन झुका हुआ है इस समय, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, स्लोप ज्यादा ये है। यस, जिसका देख रहे हैं स्लोप क्या है, ज्यादा है, उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। आप इस कंसेप्ट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल आप इसी कंसेप्ट से करिए, स्लोप वाले में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। आप इसी से करिए क्वेश्चन को। क्लियर है क्या? इस प्रकार से फटाक से कर लिया करिए, आपका आंसर फट से पटक पकड़ लेगा, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, आप उसी को कॉपी करिए। यानी इस प्रकार से आप ग्राफ दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे T1 और T2 में से ज्यादा कौन है। देखिए एक उन्होंने और देके रखा है, VT में कुछ और देके रखा है, वो देखो, वो देखो, देखिएगा इन्होंने क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में VT ग्राफ देख रखा है और वहां पर किसकी बात हो रही है, अगेन वही P1 और P2, T1 दिया है, P2 दिया है। देखिए उन्होंने V कहां दिया है, V ऊपर ही है। देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि भाई साहब V ऐसे दे रहा हूं, T ऐसे दे रहा हूं, दो ग्राफ दिए हैं ऐसे और ऐसे। यहां बोला है कि ये P1 प्रेशर है और ये P2। अगेन पूछ रहे हैं कि P1 और P2 में से ज्यादा कौन है। वो तो क्लियर हो गया वाला कंसेप्ट। अब लगाओ इसमें, इसमें लगाओ, ठीक है। चलो जाओ, चलो अब दिमाग लगाते हैं अपन यहां पर। ये कैसे करें, इसी वाले कंसेप्ट से करेंगे, ऐसे से। यहां पर क्या हो गया आपका T0, चलो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। यहां पर हो गया V1 और यहां V2, क्योंकि V2 वाला है तो V2 कर दीजिए, ठीक है। अब अक्का लगाना चालू करिएगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। चलो ये जो है एंगल जो बना रहा हो कितना है इसका, θ1 मान लो, और इस वाले का एंगल कितना हो गया, θ2। आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं। PB इक्वल टू होता है nRT, यहाँ V है तो V बराबर क्या हुआ, देखिएगा V यहाँ है तो V बराबर किससे करें, उसी से करते हैं यार जो पे यूज कर रहे थे। आइए चलो इस जगह पे आ जाओ, तो इस जगह पर यहाँ पर क्या टेम्परेचर T0, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया V1 और यहाँ का प्रेशर कितना जो भी होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा P1। उसी से करें, देखें तो P1 V1 इक्वल टू NR T0। इस जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा P2 V2, यहाँ पर P2 V2 और ये हो जाएगा NR T0। डिवाइड मारिए तो P1 V1 P2 चेक करेंगे अभी, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से V1 बाई V2 इक्वल टू P2 बाई P1। मैं एक बेहतर और बताऊंगा अभी, चलेगा ऐसे, ठीक है। अब बताइए V1 और V2 में कंपेयर करें तो V1 लेस देन V2, यानी V1 बाई V2 लेस देन 1। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो P2 बाई P1 लेस देन 1 है ना, V1 बाई V2 लेस देन 1, यानी P2 बाई P1 लेस देन 1। इसके अकॉर्डिंग आ रहा है P2 ये, यानी P2 कम है और P1 ज़्यादा है। अगर तो ऐसे करने तरीका समझ में आ गया आपको, ऐसे लाइन खींच लिया है ताकि एक चीज़ कांस्टेंट कर लिया करिए, है ना। एक तरीका और भी है इसका सॉल्व करने का, जैसे PB इक्वल टू nRT लिखा है, यहाँ V है यहाँ T है तो V इक्वल टू हो जाएगा NR बाई P और ये कर लो T, क्योंकि V यहाँ है T यहाँ है, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, क्लियर है क्या? आपको कौन सा ग्राफ है या VT ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो आपका NR बाई P है, भाई आप ये तो पढ़े ही होंगे कि अगर इसे कोई ऐसे है, एक मिनट को, ये पढ़े हैं ना आप कि ये अगर y है, ये x है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये tan थीटा, इसका जो स्लोप होता है tan थीटा वो y बाई एक्स होता है।
मतलब ये y मान लो x, तो स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं ऐसे। यहाँ पर सीधी सी बात है, अब याद रखो कि ये बाई ये जो कहलाएगा वो टेन थीटा कहलाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या है आपका v है और यहाँ पर t है, ठीक है, तो v बाई टी, ये जो आपका nr बाई पी आ रहा है, ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा। क्लियर? थीटा वन थीटा टू आपने मान लिया है, तो ये तो पक्का है कि थीटा वन इज लेस देन क्या है, थीटा टू, तो ये भी पक्का है कि टेन थीटा वन लेस देन क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू, और टेन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एन आर बाई पी, तो एन आर बाई पी वन लेस देन क्या हो जाएगा, एन आर बाई पी टू। इसको एन आर कट गया, पलटेंगे तो पी वन ग्रेटर देन क्या हो गया, पी टू। देखिए वही आ रहा है, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो दोनों मेथड लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच दीजिए, यहाँ टी नॉट मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, तो पी बी इक्वल टू एन आर टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी, एक बार इस पॉइंट के लिए, एक बार इस पॉइंट पर लगा दीजिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। यहाँ का वॉल्यूम V1 है, यहाँ का वॉल्यूम V2 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि V1 लेस देन V2 है, तो आपका V1 लेस देन V2 यानी, ठीक है, तो V1 बाई V2 लेस देन 1, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो P2 बाई P1 जो है लेस देन 1, यानी P2 लेस देन P1 आ जाएगा, या P1 ग्रेटर देन P2 आ जाएगा। उसको ऐसे भी कर सकते थे कि PV इक्वल टू NRT है, तो ऐसे लिखा, नीचे ले V बाई टी एन आर बाई पी, वह एक प्रकार से क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा। देखिए ना, ये V है और ये T है, तो B बाई टी इस प्रकार से टेन थीटा कहलाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये थीटा वन एंगल है, थीटा टू एंगल, आप देख रहे हैं कि थीटा वन जो एंगल है वो थीटा टू से कम है, तो थीटा वन लेस देन थीटा टू, यानी ये हो गया टेन थीटा वन लेस देन टेन थीटा टू। ये जो आपका है ये टेन थीटा वन, जिसको आप कह सकते हैं कि एन आर बाई पी, यानी एन आर बाई पी वन, ठीक है, वन है तो वो वाला एन आर बाई पी टू, एन आर काट दीजिए, पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर बन जाएगा, यानी पी वन ग्रेटर देन पी टू हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए एक और ग्राफ दिया है किसमें, पीटी में दिया हुआ है, वो देखिएगा, सेम कंसेप्ट लगा लीजिए, ठीक है। यहां पर इन्होंने फिर वही दिया है, इन्होंने एक ग्राफ दिया है हमको, कैसा, पीटी V1 और V2 लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने हमको दे रखा है, ध्यान रखिएगा, ये जो है P और ये T, एक हमको ऐसे और ये ऐसे, इसको बोला है कि वॉल्यूम V1 है, ये V2। सेम कंसेप्ट लगाइए, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। बोलो P और T यहाँ से, अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो, ये जो है आपका PV इक्वल टू क्या होता है, NRT, यहाँ P है तो P इक्वल है T है, तो इसको आप लिखा करिए NR बाई V और साइड में कर दीजिए T। यानी यहाँ पर देखा जाए जो P बाई T होगा वो टेन थीटा कहलाएगा। इसको ये हो गया थीटा वन, ये हो गया आपका थीटा टू, ठीक है। अब बताइए, तो P इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बाई T, ये आ जाएगा एन आर बाई वी, तो ये हो गया P बाई T, वो हो जाएगा एन आर बाई वी, और ये कुछ और नहीं होता, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थीटा वन लेस देन क्या है आपका, थीटा टू, ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे अपन, है ना। थीटा वन लेस देन क्या हो जाएगा, थीटा टू। यहाँ पर पक्का है कि टेन थीटा वन लेस देन क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू, और टेन थीटा जो है एन आर बाई वी है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एन आर बाई वी वन लेस देन, हम लिख सकते हैं एन आर बाई वी टू। एन आर कट गया तो वी वन ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, वी टू। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका और है सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। ये P है और ये क्या है आपका T है। यहाँ पर कैसे दिया है, ये ऐसे करके यूं गया है, ये ऐसे करके यूं गया है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से सीधी लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर टेम्परेचर T नॉट बोल दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, ये देखिए ये P1 वाला और ये P2 वाला। PB इक्वल टू होता है NRT। इस पॉइंट के लिए बात करिए, इस पॉइंट के लिए तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू NR, यहाँ पर टेम्परेचर आपका T नॉट। दूसरे वाले केस में P2 V2, यहाँ पे P2 V2 P2 और इसका V2 इक्वल टू ये हो जाएगा NR T नॉट। दोनों को डिवाइड मार दीजिए इन दोनों को, तो P1 V1 बाई क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू 1। यहाँ से अगर देखा जाए
तो P1 बाई P2 इक्वल टू ये आ जाएगा V2 बाई V1। नोटिस करिएगा जो P1 है वो लेस देन P2 है, P1 लेस देन P2 है, इसका मतलब ये है कि P1 बाई P2 लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि V2 बाई V1 भाई ये P1 बाई P2 लेस देन 1 यानी P2 बाई V1 वो भी लेस देन 1, तो V2 लेस देन V1 या ऐसा बोला जाए कि V1 ग्रेटर देन V2। देखिए ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आए पूछें क्या कैसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, ऐसे कोई क्वेश्चन सामने अगर आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से कर लिया करिए। ठीक है बेटा, पहला वाला भी वैसे सही था जैसे अपन इन दोनों किए थे, पहला वाला वैसे सही रहेगा आपके लिए, स्लोप वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलो अब देखिए क्वेश्चन आया टीवी ग्राफ का। किसका? एक क्वेश्चन आ गया है आपका टीवी ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपका टीवी ग्राफ पे, ये आपका T है और ये आपका V है। सुनते रहिएगा। टीवी कैसे दिया है सुन लीजिए, ये दिया है 300, 500, यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, 300 केल्विन और ये दिया है 500 केल्विन। इसके बाद ये जो है आपका यूं देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला है कि ये जो है आपका एक प्रोसेस यूं चल रहा है, यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है। बाकी मैं करेक्शन कर रहा हूँ उसे कैसे कैसे क्या करना है। एक इतना यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, फिर A B C। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ ताकि सही ढंग से बैठा पाया जाए। ठीक है, ध्यान सुने। कहें कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस, कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA performed on a sample of 2 mole of an ideal gas। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है 2 मोल। कह रहे हैं ऑफ एन आइडियल गैस अ टोटल ऑफ 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन द प्रोसेस। कह रहे हैं कि टोटल जो है 1000 कैलोरी की हीट जो है इससे बाहर निकाली गई। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पास्ट BC। ठीक है, तो कह रहे हैं कि BC में क्या हुआ। अब समझते हैं BC में जो है वर्क डन पूछ रहे हैं, तो पहले इस डायग्राम को साइड में लाते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या कह रहे हैं। समझो बात को। ये है, ये T है और ये V है। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 केल्विन और यहाँ पे लिखा है 500 केल्विन। यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसके बाद यहाँ से यूं जा रहे हैं, ये बढ़ते हुए यहाँ से इन्होंने बोला है यूं गया सीधा, और ये ठीक है ओके। उसके बाद ये जो है यूं और फिर ये यूं ओके। आइए, ये क्या है आपका, ये V है। यहाँ पर ये जो है A है, ये B है, ये आपका C है और ये A से। ऐसे क्वेश्चंस दे दिया है। पूरे प्रोसेस में 1000 जो कैलोरी जो हीट क्या इससे निकाली जा रही है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करता, कब समझ में आ जाए आपको। अब ध्यान देना। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। A total of 1000 calorie of heat is withdrawn from the sample in the process। ठीक है, कितनी 1000 हीट। आगे कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पास्ट BC। तो BC के थ्रू आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो वर्क डन पूछ रहे हैं।
चलिए आइए आप समझते हैं पहले क्वेश्चन को। मोल कितना है? 2 मोल्स को छोड़िए पहले। क्या मैंने आपको ये बताया हुआ था, फिर बता दूंगा। अगर PV इक्वल टू nRT है और आपको VTV ग्राफ बनाना है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? TV। P बाई क्या हो जाएगा? NR और ये V। भाई साहब इसका अगर आपको याद हो, बताया जा चुका है, ये T है, ये V है, ये Y इक्वल टू क्या है? MX का ग्राफ है, यानी पास कहाँ से होगा? ओरिजिन से। ये तब ठीक है, उस केस में ये पूरी क्वांटिटी जो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट कहलाएगी, यानी ये P क्या है आपका इस समय? कांस्टेंट है। बता चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताइएगा, कहानी समझिए, ठीक है। सुनो, थ्योरी बताया हुआ था मैंने आपको, यानी कहने का मतलब ये है कि जो A से लेकर B तक हम जा रहे हैं, ये देखा जाए तो कुछ और नहीं है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। A से लेकर B तक आइसोबेरिक प्रोसेस है। और यदि आप देखें C2A और ये जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है C2A। ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे एक बात बताइए, अगर यह A से लेकर B तक ये आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो यानी अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो WAB, तो हमको लगाना चाहिए P डेल्टा V। बट प्रेशर वगैरह कुछ दिया नहीं है, आपको बताया जा चुका है कि भाई साहब PB इक्वल टू क्या होता है? PB इक्वल टू nRT। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हो P डेल्टा V और ये NR डेल्टा T लिख सकते हो। यानी आप W A से लेकर B तक को आप ये जो P डेल्टा V है उसको आप इजीली क्या लिख सकते हो बताइए? NR डेल्टा T लिख सकते हो, ठीक। A से आप B जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि B कहलाएगा फाइनल, यानी TB माइनस ऑफ T। आप देखें A का टेम्परेचर मालूम है, B का टेम्परेचर मालूम है। यहाँ पर आप देखें WAB, ये 2 मोल है और ये 2 क्या हो जाएगा? कैलोरी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कैलोरी, ठीक है ना? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, पर केल्विन। तो यहाँ पर आपका TB माइनस TA, TB कितना बेटा? TB 500 माइनस ऑफ 300। तो ये जो आपका WAB आएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ज़ा 8, 800, सही बोला? हाँ, 800 क्या आ जाएगा? कैलोरी आ जाएगा, है ना? R किलो मालूम है ना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, या 8.31 बोलिए जूल पर मोल पर केल्विन, या इसको 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन बताया था, है ना? ये मिल गया। तो A से लेकर B तक हमको क्या मिल गया? हमको वर्क मिल गया। ये भी पक्का है कि C से लेकर A तक आइसोकोरिक है तो वहाँ का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें कि भाई अगर हम कहाँ गए? A से लेकर B गए, प्लस फिर B से लेकर C गए, C से फिर A से B, B से C से वापस आ गए, तो फाइनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यानी इनडायरेक्टली कहें तो QA से B, ठीक है, और B से फिर कहाँ गए? C, A से B, B से C, C से अगर वापस A आ गए तो इक्वल टू हो जाएगा WA से B का वर्क, ठीक है, A से लेकर B तक का वर्क, प्लस ऑफ WB से लेकर C तक का वर्क, प्लस WC से लेकर A तक का वर्क। उन्होंने बोला है कि इस पूरे A to B, B to C, C to A वापस आ गया, चेंज एनर्जी 0 हो गई, जितनी हीट दी या ली इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो उन्होंने कहा कि A से B, B से C, C से वापस आए हैं तो हमने 1000 हीट उस सिस्टम से लिया, यानी ये पूरा जो है आपको दिया है उन्होंने माइनस ऑफ 100 कैलोरी हीट लिया। A से B का जो वर्क है अभी आपने निकाला है कितना? 800 कैलोरी, 800 कैलोरी। और B से लेकर C का शायद पूछ रहे हैं कि कितना वर्क होगा, है ना? प्लस ऑफ C से लेकर A तक शायद 0 है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये 0 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि B से लेकर C तक का जो वर्क हुआ वो क्या हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है 1800 कैलोरी का वर्क डन क्या है? सिस्टम पर हुआ है। यस, देखिए यहाँ पर
आ गया? कॉपी करिए। क्या आंसर नहीं आया? क्यों नहीं आएगा भाई? मैच करवाइए। आया तो है। अब बताइएगा, ये क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब यहां पर आप देखने वाली की बात क्या है वो देखिएगा। अब एक बात ध्यान से, एक क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। करें 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कितना मोल? 3 मोल। उन्होंने कहा कि गैस है आइडियल गैस, वो n = 3 मोल्स की बात कर रहे हैं ऑफ एन आइडियल गैस। Cp = 7/2R। वो कह रहे हैं मैं आपको Cp दे रहा हूं 7/2R। ध्यान से करते बात करते हैं। एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज आइसोथर्मली एक्सपेंड्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रेशर P था, टेम्परेचर T था, ठीक है। अब चलो वॉल्यूम मान लो कितना था? V था। कह रहे हैं अगर इसका यहां कितना मान लिया अपन? V0। एक मिनट, यहां मान लेते हैं T0 रहा था और ये P0 रहा और ये कितना हुआ? V0 रहा, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए, ध्यान सुनो, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, Cp दिया है 7/2R। एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज आइसोथर्मली एक्सपेंड्स टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर आप इनिशियल वॉल्यूम V0 मानोगे तो इसको एक्सपेंड किया जा रहा है 2V तक, और वो कह रहे हैं आइसोथर्मली। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी टेम्परेचर आपका T0 होगा, बट प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं तो अपन यहाँ P2 मान लेते हैं। ये अपना P1 है। ओके, आगे सुनिएगा। एक मिनट, एक कहा गया? ट्वाइस, ठीक है। इट इज देन कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। करें, अब इसको कंप्रेस किया जा रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम तक, ये ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर यहां प्रेशर क्या रहा होगा? P2, तो यहां भी P2 ही होगा। कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक मिनट, फिर से पढ़ा जाए, फिर से पढ़ा जाए, फिर से पढ़ा जाए, फिर से एक मिनट, फिर से पढ़े, फिर से। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ओके। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, Cp 7/2R इतना। एट प्रेशर P, टेम्परेचर T इज आइसोथर्मली, ठीक है। एक काम करो पहले, ठीक है, P1 को P, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। एक्सपेंड किया जाए आइसोथर्मली, मतलब यह है कि यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? आइसोथर्मली है यहां पर, ठीक है, आइसोथर्मली। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? जो यहां होगा वही यहां होगा। प्रेशर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हो गया? इट इज देन कंप्रेस्ड। अब इसके बाद कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट यानी P2, तो यहां भी कितना रहेगा? P2 ही रहेगा। यानी जो P3 टेम्परेचर है वो कुछ और नहीं है, P2 ही है। कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब V0 तक ले गए। फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड at constant volume. Finally the gas is compressed at constant volume to its original pressure. वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया, अब ले गए ओरिजिनल प्रेशर पे ले गए, लौटा दिया। यही बोला है क्या? ध्यान से पढ़ते हैं।
3 moles of an ideal gas Cp दिया है 7/2R at pressure P and temperature T is isothermally expanded to twice its initial volume full stop. It is then compressed at a constant pressure to its original volume. ठीक है. Finally the gas, ठीक है, finally the gas is compressed at a constant volume to its original pressure, to its original pressure. ठीक है. ओके, यहाँ का टेम्परेचर नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर सेम रखा है. टेम्परेचर पर क्या मान लेते हैं यहाँ पर, चलो T3 मान लेते हैं. मैं बना रहा हूँ अच्छे से आपको. तो कह रहे हैं पहले तो बताओ PV और PT डायग्राम पूछ रहे हैं. कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाई द गैस एंड हीट सप्लाइड टू द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल. चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से. एक अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं तो इसको. चलो अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन को फिर से. उन्होंने कहा कि N जो है वो आपका 3 मोल्स है. ठीक है, N कितना है, 3 मोल्स. ठीक है, पहले क्या दिया है, यह Cp दिया है. तो पहले Cp दिया है तो Cp तो निकाल ही सकते हैं इससे. रुको, पहले Cp इक्वल टू होता है Cv प्लस R, है ना. ये बोला है 7R/2 माइनस ऑफ R, ये हो गया Cv. तो Cv हो गया 5R/2. ठीक, और ये होता है Cv, तो आप जानते हैं कि FR/2 होता है, यानी ये F इक्वल टू 5. मतलब सीधी सी बात है, डाई एटॉमिक गैस भरी हुई है इसके अंदर. ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं इनके रामायण को. इन्होंने कहा कि मान लो ये A से स्टार्ट हुआ. A पे जो प्रेशर P1 था, सपोज करता हूँ मैं उसको P0, वॉल्यूम सपोज करता हूँ V0 और टेम्परेचर सपोज करता हूँ T0. A पे करें, इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जा रहा है. ये जो है आइसो थर्मल प्रोसेस है, एक्सपेंड करके B तक ले जाया जा रहा है. तो उन्होंने कहा कि आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पहुँचने पर V2 जो है आपका वो 2V0 है. आइसोथर्मली कह रहे हैं तो T2 100% T0 ही होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर यहाँ होगा वो टेम्परेचर वहाँ होगा. A2 मान रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मतलब P2 मान लेते हैं प्रेशर. ठीक, रुकेगा. फिर कह रहे हैं कि हम उसको प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, है ना, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए इसकी वॉल्यूम को इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम पे ले आ रहे हैं. अगर पहले ये है तो यहाँ पर आए, अपन मान लो C पर आए, तो कह रहे प्रेशर कांस्टेंट रखा, मतलब P3 जो है कुछ और नहीं है, वो P2 के बराबर ही है ना. और इसको इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम पे ले आए, मतलब पहले V0 था, V0 से 2V0 गए, फिर ओरिजिनल वॉल्यूम पे ले आए. मतलब ये है कि जो V3 है वो अगेन क्या कर दिया, उसको V0 कर दिया. बट यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात नहीं हो रही है. ये C तक आ गए. फिर क्या कह रहे हैं वो देखिए. फिर कह रहे हैं कि अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, ये बोला है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, उसे अगेन कहाँ लेकर आ रहे हैं, A पर लेकर आ रहे हैं. A बोला है क्या, ठीक है. वॉल्यूम मतलब यहाँ सीधी सी बात है. अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा तो फिर कंफ्यूज जाऊंगा मैं खुद ही. देखो, 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस Cp दिया है 7/2R एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T0 इज आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम. सॉरी, हाँ ठीक है. इट इज़ देन कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है. फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है. ये V0 और फिर इसको ओरिजिनल प्रेशर तक क्या किया गया, लाया गया. वॉल्यूम V इतना, ये ओरिजिनल प्रेशर तक लाया गया. ठीक, ये प्रोसेस है. ये बोला उसने, ठीक है. तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर ये जो है प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये आइसोबेरिक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है. ठीक, अब क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. नंबर ऑफ मोल्स उसने दे के रखा है N = 3.
ठीक, आइए कहानी करते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि आप पीबी ग्राफ बनाओ और पीटी ग्राफ बनाओ। आइए बनाते हैं भाई साहब, साइड बनाएंगे भाई साहब। यहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी वो निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये P है और ये V है। सबसे पहले तो हमको A, B और C सब पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम हमारे पास दो ही दिख रहे हैं। एक तो हमारे पास है, सॉरी इधर, एक हमारे पास V0 की आवश्यकता पड़ने वाली है और एक हमको 2V0 की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेशर जो है आपका, प्रेशर अगर यहाँ पर P0 है, P0 वहाँ की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम A से B की बात करें, फॉर्मूला होता है PB इक्वल टू क्या होता है, nRT। बट यहाँ पर जो T है वो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी एक प्रकार से ये पूरी क्वांटिटी ही कांस्टेंट हो गई। यानी जो है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखें तो PA बाई PB इक्वल टू आप कह सकते हैं VB बाई V। PA मतलब हो गया आपका P0, इसको मैं P0 मान लिया था। PB मतलब हो गया P2, को निकालना था। VB कितना, यहाँ वाला, यानी ये 2V0 और ये V0 है ना, V0। तो इससे ये कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो P2 है, P2 वो आ जाएगा P0 बाई 2 और P2 और P3 सेम है, तो ये है, ठीक है। ठीक, यानी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, एक तो हमको आवश्यकता पड़ेगी P0 की और एक पड़ेगी P0 बाई 2 की आवश्यकता पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। A पे प्रेशर कितना है, P0, और वॉल्यूम कितना है, V0। ये A रहा। A मान लो, A बोलो या 1 बोलो, जो भी आपको बोलना हो। तो यहाँ पर P0, V0 और ये T0। A से B तक हम जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ग्राफ बन रहा है PB ग्राफ। तो B पे पहुंचने पर आपका जो वॉल्यूम है वो 2V0 हो गया और प्रेशर P2 जो है आपका आया है P0 बाई 2। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आ गए, इस जगह पर आ गए, ये B आ गए, तो उसने ये लाइन जो है हमसे ऐसे बोला है, ठीक है। अब उसके बाद की कहानी ये बनती है कि B से लेकर C पे आना है ना। B से लेकर C पे आना है, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो C पे आपका, C तक पहुंचेंगे तो प्रेशर आपका क्या रहेगा, P2 मतलब आपका रहेगा P0 बाई 2 ही रहेगा, मगर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये यानी ये रहा, कौन सा प्रेशर है, आइसोबेरिक है। तो सीधी सी बात है कि ये ऐसे आएगा, ये C पे आ गया, ये भी C से A पे जाएंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक ये रहा। तो ये हो गया इसका PB ग्राफ। और कौन सा ग्राफ पूछ रहे हैं वो अपने से, और आपसे पूछ रहे हैं वो PT ग्राफ। अब बताइए PT ग्राफ पे आइए, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए। ये जो है आपका P हो गया, ये आपका T हो गया, ठीक। स्टार्ट करते हैं। बताइए A पे कितना, P और T, तो P0 चाहिए अपने को, T0, और एक T0 और कहाँ पे होगा, एक T0 यहाँ पे है, मगर यहाँ की प्रॉब्लम है आइसोकोरिक, मतलब B से लेकर C में अपने कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर आइए, तो B से लेकर C में ये अपने पास क्या है, आइसोबेरिक है, यानी PB इक्वल टू अपन बात करें nRT, P कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया। B से C तो ये हो गया VC बाई VB इक्वल टू TC बाई TB, ठीक है। इधर आइएगा, VC, C पे B0, C मतलब ये, VB, B मतलब ये 2V0, TC नहीं मालूम, TC मतलब T3 है ना,
T3 और टी मतलब T नॉट, ये ए कट गया, T3 इक्वल टू आपका T0/2 आ रहा है ना। यानी टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी एक T0 की और एक T0/2 की। तो ये आपका हो गया T0/2 और ये हो गया T0, और प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी P0 और P0/2 की। यानी ये जो है आपका हो गया P0/2 और ये हो गया P0। आइए देखते हैं ए पे क्या था, PT ग्राफ। तो ए पे हो गया P0 और ए पे P0 और T0, यानी ए पे हो गया आपका ये ए हो गया, है ना। उसके बाद बी पे आपका जो है, बी पे P2 है, P2 मतलब है P0/2, ये जो है P0/2 है, निकला है ना ऊपर P0/2। तो बी पे P0/2 और टेम्परेचर T0, P0/2 और T0, ये रहा ये बी है। तो ए से बी तक क्या है, आइसोथर्मल है, तो स्वाभाविक सी बात है ये ऐसे होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बी से सी आइए। तो बी पे कितना है, सी पे कितना है, सी पे प्रेशर आपका P2 मतलब हो गया P0/2 ही है, और टेम्परेचर T3, ठीक है, T0/2। तो यानी ये रहा। तो ये जो है आप बी से सी पर आ गए, ठीक है। अब आइए सी कौन सा ग्राफ है, PT ग्राफ, ठीक है। सी से ए है आइसोकोरिक, तो PT ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। ओरिजिन से डॉटेड लाइन बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे सीधी लाइन, ये क्यों चलेगा, ये हो गया आपका PT ग्राफ, ठीक है। अगला क्या पूछा है उसने इसी पार्ट में, पूछा है कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द हीट सप्लाइड। नेट वर्क डन पूछ रहे हैं। ये बताइए कि अगर आप ए से लेकर बी तक का वर्क देखें तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए से बी क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फॉर्मूला होता है nRT, T0 हो गया, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो nRT0 वर्क डन, एक मिनट को, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रखा है, तो इस पर मत जाइए, आइसोथर्मल है, नहीं ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। लॉग खोलो, बता रहे हैं लॉग क्या हो जाएगा, V फाइनल, मतलब ये हो जाएगा VB बाई क्या हो जाएगा VA। तो ये वर्क डन आएगा WAB N 3 मोल R और ये हो गया T0। अब इसको काम करिए, NRT रखिए, एंडिंग वर्ड डालेंगे NRT, ये हो गया आपका लॉग VB का क्या है 2V0 बाई V0, यानी ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हो गया nRT0, या ln लिख दीजिए, ln 2, ठीक है। और हाँ ठीक है, उसके बाद यदि अपन बात करते हैं WB से C, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा आपका P डेल्टा V ए, तो ये हो जाएगा V0 माइनस 2V0, तो यानी B से लेकर C तक का जो वर्क डन हो जाएगा माइनस और P0 V0/2 टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, सही है। आगे बताइए क्या हो जाएगा। और आप यदि चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको, ठीक है, रखते हैं। और यदि आप देखें C से लेकर A तक कोई वर्क नहीं होगा, तो कुल जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा WAB, यानी nRT0 log 2, ठीक है, और प्लस क्यों आएगा, माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस ऑफ P0 V0। यदि आप चाहें तो nRT0 ये log 2 माइनस ऑफ ये P0 V0 को आप लिख सकते थे nRT0। तो ये चलिए उधर लिखते हैं भाई,
तो ये जो वर्क डन आ जाएगा ये आप NR T0 कॉमन लेंगे ln 2 माइनस ln 2 माइनस 1, ठीक है। n दिया है 3 R और T0, क्या हम T0 निकाल सकते हैं? T0 निकाल सकते हैं कि T0 टर्म्स में आंसर देना है? T0 के टर्म्स में आंसर पूछ रहे हैं, हाँ T के टर्म से पूछ रहे हैं। T, वो T0 को ने स्टार्टिंग में T बोल के रखा हुआ था ना ये, ठीक है। तो ये जो है आपका W आ गया 3R, T0 को T बोला है उन्होंने, और ये ln 2 माइनस 1, और उन्होंने ब्रैकेट में ln 2 की वैल्यू दी हुई थी, लिख लीजिएगा 0. ये क्या है 1.5 क्यों आ रहा है 1.5 क्यों, कहाँ पे वर्क डन? आइसोकोरिक का तो हो गया ना, क्या दिक्कत है? ये 3RT सही है, हाँ। आइसोबेरिक में NRT T माइनस, क्यों गलती की है क्या मैंने? क्यों भाई, कहीं गलती हुई है क्या? पेशा में क्या लिखा है क्या? वॉल्यूम जो है कहाँ से, B से C, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो P0/2 ये, अच्छा समझ गया, ये यहाँ पे है ना, PW हो गया, ये BC, ये NRT0/2 लिखा हुआ है, सही है। तो ये हो जाएगा NRT0/2 हो जाएगा, तो यानी ये कॉमन दिया है आपने, तो ये /2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3R, T0 को T बोला उसने, और ये 0.693 ln 3 का, और माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 0.58 RT, 58 RT आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस, थैंक यू।